हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई बिलीव आप सब मस्त है एकदम। आज की क्लास में हम लोग टैक्सेशन पेंशन का सीखने वाले हैं। राइट, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन जब ये रिसीव होता है तो यू विल फाइंड एट टाइम्स ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, एट टाइम्स ये टैक्सेबल होता है, एट टाइम्स ये पार्शियली एग्जेम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल होता है। तो आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पेंशन को समझ लें। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि शर्मा जी जब रिटायर किए ना तो उनको 10 लाख रुपए की पेंशन मिली। और कभी कभी आप ऐसा सुनते हैं वर्मा जी को ना 20,000 रुपए महीने की पेंशन आती है। तो शायद आपको कंफ्यूजन होता होगा कि ऐसा कैसे, किसी को 10 लाख रुपए लमसम मिल गया, किसी को मंथली पेंशन आ रही है, ये है क्या चक्कर, ये पेंशन मिलता कैसे है। तो आइए पहले इसको समझते हैं। जब आप रिटायर करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको अब जो एग्जिस्टिंग सैलरी होती है उसका एक हिस्सा पेंशन के रूप में देता है, और आपकी जो पेंशन निर्धारित की जाती है वो एक मंथली पेंशन अमाउंट होता है। जनरली पता है इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। बेसिक सैलरी जो आपको मिल रही थी एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसका एक हिस्सा होता है, और डीए का एक हिस्सा होता है। बाकी जब आप नौकरी पे थे तब तो आपको न जाने और क्या क्या चीजें मिल रही थी, आपको अलाउंसेस पे मिल रहे थे, परक्यूजिट पे मिल रहे थे, अब ये सब नहीं मिलेंगे। पेंशन सैलरी का एक छोटा सा कंपोनेंट के रूप में आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, जो बेसिक और डीए का हिस्सा होगा। राइट, और ये हमेशा पर मंथ ही डिटरमिन होता है। यानी एम्प्लॉयर ने डिटरमिन किया आपका मंथली पेंशन ₹20,000 पर मंथ। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, वर्मा जी को तो पेंशन ऐसे ही मिली थी 20,000 रुपए महीना, लेकिन शर्मा जी को जो पेंशन मिली थी वो तो 10 लाख रुपए मिली थी। फिर ये क्या चीज थी, लमसम एक बार में 10 लाख रुपए मिल गया था, फिर ये क्या चीज थी। तो आइए समझते हैं इस बात को। एम्प्लॉयर कहता है कि आपकी पेंशन है 20,000 रुपए पर मंथ, मंथली पेंशन। लेकिन अगर आप चाहो तो इस मंथली पेंशन को लेने की बजाय आप इकट्ठा पैसा भी ले सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप एम्प्लॉयर को कहोगे नहीं भाई मुझे 20,000 रुपए महीना महीना मत दो, एक बार में इकट्ठा पैसा दे दो। तो अब एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपका इकट्ठा पैसा कितना बनता है। कैसे बताता है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ये आज है, कहेगा ओके एक महीने बाद तुमको कितना देना है, मुझे 20,000 रुपया। फिर उसके एक महीने बाद 20,000 रुपये देना है, फिर 20,000 रुपये देना है। कब तक देना है, जब तक तुम जीवित रहोगे। राइट, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कराता है। क्या कराता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप कहोगे सर ये कैसे पता चल सकता है कि मैं कितना जीवित रहूंगा। पता चल जाता है, एक्चुरियल साइंस। ठीक है, ये एक पढ़ाई है जिससे आप कितना जीवित रहेंगे एक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे होता है, आपकी हेल्थ वगैरह की बेसिस पे ये डिटरमिन कर लिया जाता है। भाई आपके जेनेटिक कितना है, आपके परिवार में लोग कितना जिए हैं, उसके बेसिस पे ये, भाई ये एक रफ कैलकुलेशन ही है। मैं नहीं कह रहा कि ये पक्की 100% कैलकुलेशन है। राइट, ये तो कोई नहीं बता सकता कि आप कितना जिएंगे, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन की जाती है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, राइट, तो पता है आपकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है, उसी के बेसिस पे आपकी प्रीमियम डिटरमिन होती है। अगर 10 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस एक 18 साल का लड़का कराए और एक 48 साल का लड़का कराए, ठीक है, आदमी कराए, ठीक है, तो क्या दोनों की प्रीमियम बराबर होगी? नहीं, 48 साल का व्यक्ति जो करा रहा होगा 10 करोड़ की इंश्योरेंस, उसकी प्रीमियम ज्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, वो कम जीवित रहने के उसके चांसेस हैं। 18 साल वाले के चांसेस ज्यादा है। अब जब बड़ी इंश्योरेंस एक लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े सारे हेल्थ चेकअप भी होते हैं आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है, आपकी बीपी चेक की जाती है, न जाने और बहुत सारे चेकअप होते हैं। लगभग 10,000 रुपए से ऊपर का सिर्फ आपका बॉडी चेकअप होता है अगर एक अच्छी इंश्योरेंस आप लेने जाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आप परफेक्ट है कि नहीं है, कितना रिस्क है आपका इंश्योरेंस करने में। तो वहां भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट होती है। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं हम लोग। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्लॉयर आपकी कैलकुलेट कराएगा। पता है कौन सी स्टडी होती है वो? एक्चुरियल साइंस उसको बोलते हैं, एक्चुरियल साइंस। ये एक पढ़ाई होती है। इनफैक्ट आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए ये कोर्स कराता भी है। आईसीआई खुद भी ये कोर्स कराता है।
इस कोर्स को करने के बाद आप इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह में जा सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे, राइट। चलिए वापस से आते हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टिमेट कर ली गई, तो देखा जाएगा अच्छा यहां तक आप जीवित रहेंगे तो यहां तक 20,000 रुपये महीना देना है। फिर एम्प्लॉयर इन सभी 20,000 रुपये की आज की वैल्यू निकालेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में मल्टीप्लाई करेगा और प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। अच्छा इतने सारी पेमेंट जो आपको पीछे देनी है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और कुल मिला के जब निकाला तो देखा कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। तो आप एम्प्लॉयर आपसे कहता है या तो 20,000 रुपये पर मंथ ले लो, जब तक जीवित रहोगे मिलता रहेगा, या तो 10 लाख रुपए एक बार में ले लो। तो जितना 20,000 रुपये की पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो 20,000 रुपये पर मंथ था इसको हम क्या बोलते हैं, मंथली पेंशन। मंथली पेंशन, या फिर कह लीजिए इसको हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन कितना, ₹20,000 पर मंथ। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है लमसम पेंशन, लमसम एक बार में ले लीजिए, इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। देखिए आपके एग्जाम में एक मंथली लमसम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अनकम्यूटेड कम्यूटेड, तो ये सब वर्ड याद कर लीजिए। कम्यूटेड पेंशन ₹10 लाख, ये एक बार में मिलेगा बस, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ऑफर जो करता है वो आपको मंथली पेंशन ही करता है, लेकिन साथ में एक ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो कम्यूटेड भी ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सच पूछिए तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं पेंशन लेने के। कितने सारे ऑप्शन हैं पता है पेंशन लेने के, पेंशन के बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या ले सकते हैं आप चाहें तो। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाता हूं आपको, और अभी भी ये ओपन छोड़ दिया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि खत्म नहीं हो गया ये ऑप्शन, अरे बहुत सारा है, बस हम तो एक लिमिटेड बता के निकल जाएंगे। एक ऑप्शन हो गया लेने का, आप ले लीजिए 20,000 पर मंथ। दूसरा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि आप ले लीजिए 10 लाख रुपीस, एक बार में 10 लाख रुपया ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि आप 50% मंथली पेंशन ले लीजिए, 50% लमसम ले लीजिए। आप 10,000 रुपये पर मंथ भी ले लीजिए हमसे, प्लस 5 लाख रुपया ले लीजिए अभी लमसम। महीने महीने भी 10,000 दे देंगे, 5 लाख रुपये लमसम भी दे देंगे। ये क्या किया हमने, आधा इसका दे दिया आधा इसका दे दिया। और ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, आप चाहो तो 20% इसका ले लो, मतलब 20,000 रुपये का 20% कितना हुआ, 4,000 रुपये पर मंथ ले लो, तो हम आपको 80% इसका दे देंगे 10 लाख का, यानी कि 8 लाख रुपया दे देंगे। समझने की कोशिश कीजिए हम कर क्या रहे हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे आपको 20,000 रुपये पर मंथ दिए थे, यानी यहाँ पे 100% जब दिए थे तो लमसम का 0% दिए, कुछ नहीं दिए। जब लमसम का हमने आपको 100% दिया बच्चों, तो मैंने मंथली का आपको 0 दिया। फिर तीसरे वाले केस में हमने 50% यहाँ दिया तो 50% यहाँ भी दे दिया। चौथे वाले केस में हमने क्या किया, यहाँ 20% दिया तो यहाँ 80% दिया। कुल मिला के आपको 100% मिलेगा। देखिए दोनों की टोटल मारिए, 100% हो रहा है। अगर 30% आप अनकम्यूटेड ले लोगे, 70% हम आपको कम्यूटेड दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक और ऑप्शन बनाते हैं। मान लीजिए आप 80% मंथली पेंशन लेना चाहते हैं। 80% का मतलब हो गया कितना, 16,000 रुपये पर मंथ आप ले लेंगे। तो ठीक है, हम आपको 20% दे देंगे कम्यूटेड वाले से, तो 2 लाख रुपए यहाँ से ले लीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये क्लियर हो गया। अब आइए टैक्सेशन देखते हैं। पेंशन अगर कम्यूटेड मिलता है तो, और अनकम्यूटेड मिलता है तो। अनकम्यूटेड मतलब टुकड़े में आप ले रहे हो, मंथली पेंशन ले रहे हो। मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होता है। कम्यूटेड पेंशन इसीलिए बहुत सारे लोग इकट्ठा पेंशन लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन अगर आप लेते हैं और गवर्नमेंट इंप्लॉई है इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है, ठीक है, तो व्हेन ग्रेचुइटी नॉट रिसीव तो एग्जेम्पशन होगा 1/2 ऑफ समथिंग, और व्हेन ग्रेचुइटी इज रिसीव तो एग्जेम्पशन है 1/3 ऑफ समथिंग। अच्छा, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है समथिंग, समथिंग को अभी हम समथिंग ही बोलेंगे, ठीक है। अभी जो फोकस करना है वो करिए। 1/2 ऑफ समथिंग ज्यादा होगा या 1/3 ऑफ समथिंग ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 1/2 ऑफ समथिंग ज्यादा होगा, यानी सरकार यहां पे एग्जेम्पशन ज्यादा दे रही है, ज्यादा एग्जेम्पशन। पहले बस इतना समझिए, ये इतना है वो सब छोड़ो, ज्यादा एग्जेम्पशन। यहां है कम एग्जेम्पशन,
मैंने आपको बार बार बताया ना कि सरकार देखिए क्या करती है, जब लगता है सरकार को कि तुमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सरकार कहती है यार एग्जेम्पशन वगैरह कम देंगे, टैक्स ज़्यादा लेंगे, तुमको कम पैसा मिलता है, सरकार कहती है भाई इसको एग्जेम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, टैक्स कम लेंगे। यहाँ पे लिख रहा है व्हेन ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, यार पैसा कम मिल रहा है, तुमको पेंशन तो मिला है लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी भी होता है, पेंशन भी होता है, ग्रेच्युटी नहीं मिला, सिर्फ पेंशन मिला है, सरकार के लिए एग्जेम्पशन बढ़ा दो यार, इसका बेचारे को ग्रेच्युटी नहीं मिली है। यहाँ पे ग्रेच्युटी रिसीव, सरकार के लिए यार तुमको ग्रेच्युटी भी मिला है, पेंशन भी मिला है, बड़ा मस्त आदमी हो तुम तो यार, तुम्हारी एग्जेम्पशन थोड़ा कम कर देते हैं, 1/3 कर देंगे। आई बात समझ में? तो हर जगह आपने देखा है मैंने कितना अच्छा कोरिलेट करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। बहुत सिंपल सा फंडा है, कभी अगर एग्जाम के दौरान याद ना आए कि यार यहाँ 1/2 था, 1/3 था, तो यही कॉन्सेप्ट मेरा याद करने की कोशिश करना, क्या ज्यादा पैसा मिला कम मिला, जैसे ही ज्यादा मिला आपको यार एग्जेम्पशन कम होगा। अगर एग्जाम में भूल भी जाओगे ना तो इस थ्योरी को लगा के 1/2 या 1/3 आप खुद से बना सकते हो कि क्या होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ ये क्या विशेष बात लिख दिया, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एंटिटी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो स्टैट्यूट के तहत एक अलग से कानून के लिए बनता है और वो बनाई जाती है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है। कभी आपने देखा ICAI और इसके बाद नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है सेटअप, नहीं देखा तो आज देख लेना, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पता है इसका मतलब क्या है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाया गया है जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब इसके लिए कानून बनाया गया, स्टैट्यूट बनाया गया है, तो इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जब भी कोई एक स्टैट्यूट, एक कानून बना के एक बॉडी को बनाया जाता है तो हम उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ICAI एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। अच्छा, ऐसा नहीं बस यही है, ऐसे बहुत सारे ICSI के नीचे भी यही लिखा रहता है, पढ़े हो कभी? सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अरे मैं आपको बताऊं, हमारे वाराणसी में, वाराणसी से हूं, मालूम है आपको? ठीक है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे हमारी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि मैं वाराणसी से हूँ, तो कभी कभी किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में कुछ बच्चे मिल जाते हैं और जब उनको, जब मेरे बारे में बताया जाता है तो उनको बताया जाता है कि यस वी हैव सी राजकी अग्रवाल फ्रॉम वाराणसी, तो कहते हैं अच्छा सर आप वाराणसी से ही हैं क्या? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अपडेट कर दूँ, यस आई एम फ्रॉम वाराणसी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है BHU, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, माना जाता है इसे। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, BHU का एक्ट है, BHU एक्ट, ठीक है, जिसके तहत ये बॉडी फॉर्म की गई है। तो ये भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, राइट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय सभी की पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कम्यूटेड वाली, लेकिन ये ध्यान देना कम्यूटेड वाली एग्जेम्पशन। अनकम्यूटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबके लिए टैक्सेबल है, अनकम्यूटेड तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सभी के लिए टैक्सेबल है। सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कम्यूटेड पेंशन, राइट। अब आइए, जिस बात को हमने छोड़ रखा था इसको भी अब कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो अब पेंशन आप कैसे ले रहे होगे? हो सकता है अनकम्यूटेड ले रहे हो सकता है कम्यूटेड ले रहे हो सकता है पार्शियली कम्यूटेड और पार्शियली अनकम्यूटेड ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कम्यूटेड और थोड़ा सा अनकम्यूटेड ले रहे हो तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए पहले तो, ठीक है। जितना आपका अनकम्यूटेड है वो तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जो आपका कम्यूटेड पोर्शन है उसमें से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? 1/2 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। हो सकता है आप पूरी पेंशन कम्यूट नहीं करा रहे हो, आप तो 60% कम्यूट करा रहे हो, 40% कम्यूट करा रहे हो, लेकिन आपको एग्जेम्पशन 50% ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन मिलती है। जो भी कम्यूटेड की फुल वैल्यू थी, जैसे 10 लाख रुपए मैंने एग्जांपल लिया था कि आपका कम्यूटेड वैल्यू है, लेकिन आप तो ले रहे थे मान लीजिए कितना, आप तो 10 लाख में से 8 लाख ही ले रहे थे, लेकिन आपको जब 50% 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन की एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 5 लाख की। जैसे अगर मान लीजिए आप ये 2 लाख रुपए लिए हो तो आपकी एग्जेम्पशन पता है कितनी बनती है? 50% ऑफ 10 लाख यानी कि 5 लाख रुपीज।
हालांकि एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड इनकम, ये भी बात आपको याद रखनी होगी कि एग्जेम्पशन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, इस वजह से 2 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपको एग्जेम्पशन कितनी मिल रही है, 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आप तो पेंशन कम्यूटेड पूरा थोड़ी ना ले रहे हो, आप तो पार्शियल ले रहे हो, स्टिल आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो कैसे मिलती है, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। आइए एग्जाम्पल करते हैं आपके साथ। commuted value of full pension 10 लाख, ठीक है, मंथली पेंशन ₹20,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 31 अगस्त 2023, ठीक है, ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड कर देते हैं, ग्रेचुटी इसको नहीं मिला है। ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो कम्यूटेड वैल्यू पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। रिटायर कब हो रहा है, अच्छा उसने कितना कम्यूट कराया है, ही गॉट 60% पेंशन कम्यूटेड, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में देखा रहेगा तो क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, कंप्यूट टैक्सेबल पेंशन फॉर PY 23-24, कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन में पेंशन फॉर PY 23-24। तो पहले तो हम लिखेंगे अनकम्यूटेड पेंशन जो फुल्ली टैक्सेबल है, अनकम्यूटेड पेंशन कितना हो जाएगा, अगस्त में रिटायर किया है तो भाई अगस्त के बाद से ही पैसा मिलेगा ना पेंशन का, तब तक तो तनख्वाह मिली होगी जो भी होगी इसकी, और हमें पेंशन की ही कंप्यूटेशन करनी है, पूरी सैलरी नहीं कंप्यूट करनी है, सिर्फ पेंशन टैक्सेबल कंप्यूट करना है। तो अनकम्यूटेड पेंशन इसको सितंबर से मिलना शुरू हुआ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना हो रहा है, 20,000। अच्छा अब वो 60% कम्यूट करा लिया है तो इसमें से कितना मिलेगा, सिर्फ 40%, ठीक है ना। तो 20,000 का 40% मिलेगा उसको, क्या महीने के लिए, 7 महीनों के लिए। ये सबको समझ में आया, 60% कम्यूट करा लिया, तो अगर 60% कम्यूट कराया तो अनकम्यूटेड का 40% आपको मिलेगा। तो 20,000 का 40% 7 महीनों के लिए, 7 महीना कहाँ से हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, 20,000 का 40%, 8,000, 8 इंटू 7, 56,000। अब हेडिंग दीजिए कम्यूटेड पेंशन, 60% पेंशन कम्यूट करा लिया है तो 6 लाख रुपया मिला होगा इसको, ठीक है, 6 लाख लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कितना होता है, ग्रेचुटी न मिलने पे आधा हो जाता है, 50% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, 10 लाख का आधा होगा, यानी 6 लाख का आधा कर दिए, फुल पेंशन जो कम्यूटेड वैल्यू होती है ना उसका आधा होता है, 5 लाख रुपया आपका एग्जेम्प्ट हो गया, तो 1 लाख रुपये यहाँ से टैक्सेबल हो गया, 1,56,000 टैक्सेबल है। कैसा लगा आपको, मज़ा आया? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, मिस्टर एक्स
got 60% of his pension commuted for 3 lakh. Monthly full monthly pension is rupees 10,000 per month. Gratuity received, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और क्या बताएं, बस कंप्यूट टैक्सेबल पेंशन फॉर PY 23-24। करिए, मैं आपको ना 2 मिनट का समय देता हूं, पहले खुद से करिए आप। चलिए देखिए, पहले आप लिखेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। अच्छा, डेट हमने नहीं दी है रिटायरमेंट की, इसका मतलब है पहले ही रिटायर कर गया होगा। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है तो समझिए पहले ही रिटायर कर गया होगा, तो 12 महीने मिला होगा। 10,000 पर मंथ है, लेकिन ये फुल मंथली पेंशन है। 60% तो ये कंप्यूट करा चुका है, तो इसका 40% मिलता होगा इसको, यानी 4,000 × 12 48,000। फिर आया कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में क्या है, मिस्टर एक्स गॉट 60% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फॉर 3 लाख। 3 लाख रुपया फुल वैल्यू ऑफ पेंशन नहीं है जिसका 60% ये लिया है। 60% पेंशन को इसने कम्यूट कराया 3 लाख रुपए के लिए, 60% ही 3 लाख है। ये बात समझ में आए? मिस्टर एक्स गॉट 60% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फॉर 3 लाख, तो इसका कम्यूटेड पेंशन ही 3 लाख रुपया है। अब इसमें से आपको करना है एग्जेम्प्ट, ग्रेचुटी रिसीव्ड है तो 1/3 है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन 3 लाख रुपया को डिवाइड कीजिए अब 60% से, तो फुल वैल्यू आएगा। अगर 60% 3 लाख है तो फुल वैल्यू कितना होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 60%, फुल वैल्यू होगा 5 लाख। 5 लाख का 60% होता है 3 लाख, तो फुल वैल्यू 5 लाख थी, उसका 60% ये 3 लाख में कम्यूट करा लिया है। ठीक है, तो 5 लाख का 1/3 अब होगा डिवाइडेड बाई 3, 1,66,667 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी 3 लाख में से। एक 1,33,333। अब इसमें जोड़ेंगे हम 48,000 रुपया और 1,81,333 टैक्सेबल पेंशन। आई होप यू आर इंजॉइंग। इंजॉय कर रहे हैं तो ये भी दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन इन अदर केसेस। कुछ और टैक्स ट्रीटमेंट देख लीजिए दूसरे केसेस में पेंशन के। पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ बाय द एम्प्लॉय और इज फैमिली मेंबर। यूएनओ से जो पेंशन मिलती है वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, यूएनओ से तो सैलरी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ से तो जो सैलरी मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट है पूरी की पूरी। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसे समझिए, यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश, मतलब अगर ज्वाइंट डिसीजन सभी कंट्रीज का होना है
तो पता है वो कहाँ पे होता है? यूएनओ में। हर देश ये चाहता है कि मेरे देश का के ज़्यादातर लोग यूएनओ में हों। अब समझिए, अगर इंडिया के ढेर सारे लोग यूएनओ में होंगे तो जब भी यूएनओ में कोई डिसीजन हो रहा होगा तो क्या वो इंडिया के लिए बायस्ड होगा थोड़ा सा? हाँ, अरे मेरे ही लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे। अगर यूएस के लोग ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली यूएस की तरफ डिसीजन थोड़ा सा बायस्ड होगा, क्योंकि ढेर सारे लोग यूएस के बैठे तो वो वैसे ही सोचेंगे ना, यूएस के फेवर में ही बात सोचेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होगा। तो हर देश ये चाहता है कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग यूएनओ में रहें। तो इसलिए इसको इंकरेज करने के लिए, भाई बेटा जाओ यूएनओ में नौकरी ढूंढो। तो गवर्नमेंट ने यूएनओ की सैलरी, पेंशन सब एग्जेम्प्ट कर रखी है। हम यहाँ तो पेंशन पढ़ रहे हैं इसलिए पेंशन बता रहे हैं, अदरवाइज आप आगे चलिएगा देखिएगा सब चीज टैक्स फ्री है। फिर है फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो लोग आर्मी में काम करते हैं और उनके घर वालों को पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट है घर वालों के हाथ में। ऑब्वियसली यार, आर्मी वाले तो मरे ही क्यों हैं, वो तो देश की रक्षा में ही अपनी जान गंवाए हैं ना, ठीक है। तो उन शहीदों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि उनके घर वालों को जो भी पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्टेड है। नाउ फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। अच्छा, अब आर्मी में काम नहीं कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उसके घर वालों को पेंशन मिल रहा है, तो वहाँ क्या होगा? तो घर वालों के हाथ में ये इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 ऑफ 1/3 ऑफ सच पेंशन ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर। 1/3 और 15,000 में से जो लोअर है उतनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हालांकि यहाँ नहीं पढ़ना है सैलरी इनकम में, क्योंकि पेंशन जो घर वालों को मिलती है, एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद पेंशन जो घर वालों को मिलती है वो आईयूएस में टैक्सेबल होती है, तो आईयूएस में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है तो बता देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए फैमिली पेंशन मिला है 90,000 रुपया, तो इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? 1/3 ऑफ 90,000 और 15,000, इन दोनों में से जो लोअर है, तो 1/3 ऑफ 90,000 हुआ 30,000, 15,000 विच एवर इज लोअर, तो 15,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 75,000 टैक्सेबल फैमिली पेंशन हो गया। अगर इम्प्लॉय को ही मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो हम पेंशन बोलते हैं, अगर इम्प्लॉय मर गया उसके घर वालों को मिलता है तो हम उसे टैक्स फैमिली पेंशन बोलते हैं। आइए ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। Determine the amount of pension taxable for the assessment year 24-25 in the following cases on the assumption that it becomes due on the last day of each month. X receives rupee 825 per month as pension from the central government during the previous year 23-24। अब इससे मतलब नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, किससे मिला? अनकम्यूटेड पेंशन है, पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो 825 इंटू 12 टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल है। एक्स रिसीव 1200 पर मंथ एज पेंशन। पर मंथ देखते ही दिमाग मत लगाया करो, गवर्नमेंट से मिला, किससे मिला, क्या नहीं मिला। 1200 इंटू 12, बस महीना देख लिया करो कि ड्यूरिंग द ईयर तो कहीं नहीं रिटायर हो गया है, नहीं तो फिर जैसे रिटायर हुआ सितंबर में तो भाई अक्टूबर से पेंशन आएगी, बस इतना ध्यान देना है। 1,000 पर मंथ, बस पर मंथ देखते ही एकदम कुछ भी नहीं, बस इंटू 12। फिर चौथा देखिए, X retires from the central government service on May 2023, he gets pension of 900 per month up to नवंबर 30, 2023। ठीक है, ठीक है, he gets 900 के पेंशन है 6 महीने के लिए। With effect from 1 दिसंबर 2023, he gets 1/3 of his pension commuted for 46,000। अच्छा, मई में वो रिटायर किया है, ठीक है, तो फिर 6 महीने की उसको पेंशन आ रही है। लग रहा है कौन सी आ रही है, देखें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ, जून से नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने की पेंशन आ रही है 900 इंटू 6। फिर वो क्या कह रहा है उसके बाद, 1 दिसंबर को उसने कम्यूट करा लिया 1/3 ऑफ हिज पेंशन फॉर 46,000। 1/3 पेंशन कम्यूट कराया उसने 46,000 में, यानी 2/3 पेंशन अभी भी वो अनकम्यूटेड ले रहा है। सॉल्व करेंगे मेरे साथ? क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन।
900 लिया 6 महीने तक, और फिर 1/3 को कम्यूट कराया, यानी 2/3 को अनकम्यूट है, 2/3 आज भी अनकम्यूटेड है, इनटू क्या महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर से मार्च तक 4 महीना। ठीक है, अब इसी में लगाइए कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन हो गया उसका 46,000, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा, अच्छा कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट कितना होगा जरा बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फुल्ली एग्जेम्प्ट 46,000। ठीक है, तो ये हो गया नील, और ये वाला देख लो कितना हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है कम्यूटेड, लेकिन अनकम्यूटेड तो सबके लिए टैक्सेबल होता है। 9 से बड़े तो 7,800। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। एक्स रिटायर्स फ्रॉम एबीसी कंपनी ऑन 30 जून 2023। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर रिटायर किया, ध्यान दीजिएगा जुलाई से पेंशन शुरू होगी। ही गेट्स पेंशन ऑफ 2,000 पर मंथ अप टू जनवरी 31, 2024। जुलाई से लेके जनवरी तक कितना महीना हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीना, 7 मंथ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी ही गेट 60% ऑफ पेंशन कम्यूटेड फॉर 40,800। 60% पेंशन को कम्यूट कराया 40,800 में। ठीक है, और ये प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है, एबीसी कंपनी। फिर डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक का बाद में करते हैं, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डज इट मेक एनी डिफरेंस का। इफ यू ऑल्सो गेट्स ग्रेचुटी, मतलब अभी पहले वाले पार्ट में देखिए 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिफ्थ का पहला पार्ट है ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, क्योंकि दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर ग्रेचुटी मिली है तो 5 पार्ट 1 ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, तो आधा उसको वो मिल जाएगा एग्जेम्पशन। ठीक है, अनकम्यूटेड पहले 7 महीने तक 2,000। ठीक है, प्लस 7 महीने तक 2,000 जुलाई से लेके 31 जनवरी। ठीक है ना, फिर 1 फरवरी से 60% कम्यूट हो गया, यानी 40% अनकम्यूटेड था, तो 2,000 का 40% अनकम्यूटेड था। कब से, 1 फरवरी से, यानी फरवरी, मार्च, 2 महीना इंटू 2, ठीक से लिखें, इंटू 2। फिर कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन कितना बोल रहा है, 40,800 रुपया हुआ है इसका, 40,800। इसमें से एग्जेम्प्ट कराएंगे हम, एग्जेम्प्ट होगा कितना, ग्रेचुटी नहीं मिला है तो आधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आधा 40,800 60% है, तो पहले इसको 100% करो, क्योंकि फुल वैल्यू का आपको मिलता है एग्जेम्पशन आधा। तो फुल वैल्यू करने के लिए ना 60% डिवाइड कर देंगे, पूरी वैल्यू आ जाएगी। $15,600, और ये कितना हो रहा है, 34,000। चेक कर लीजिए, 40,800 भागे 60%, हाँ ठीक है, तो 6,800 ही हो गया। दूसरे पार्ट में उसको ग्रेचुटी भी मिली थी, तो ग्रेचुटी मिली थी तो अंतर क्या आएगा, सिर्फ एग्जेम्पशन जो 1/2 था वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अनकम्यूटेड सेम ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, 15,600। ठीक है, कम्यूटेड वाले में अब बात बदलेगी थोड़ी सी, वही एग्जेम्पशन बदलेगा और कुछ नहीं। वन बाई थ्री ऑफ 40,800 डिवाइडेड बाई 60%।
22,667 18,133। देख लीजिए, ठीक है। तो आपने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी हैं? लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड पेंशन। अब यहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीजें हैं, लीव सैलरी, ग्रेच्युटी एंड पेंशन, और ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन से मैच करेंगे, राइट। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ने पूरा पेंशन सीखा, राइट।